आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। कहा जाता है कि एक महान कलाकार अपने समय से या तो आगे होता है या पीछे होता है। ऐसे ही कलाकार से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे पीछे बनी सारी की सारी पेंटिंग्स देख सकते हैं। ये उसी कलाकार ने बनाई है। चंबा ज़िला का नाम पूरे देश में रोशन किया है। स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड और कई अवार्ड ऐसे जो इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिले हैं। हम आपका समय ना व्यर्थ करते हुए उसी फ़नकार के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहते हैं। ये सिर्फ 18 साल के हैं अभी, और 18 साल में ऐसा हुनर होना वाकई काबिल तारीफ़ की बात है। तो आइए आपको मिलवाते हैं आपका समय ना व्यर्थ करते हुए कैफ़ खान जी से। सो कैफ़ खान जी, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप अपना बताएं। बहुत बढ़िया। और ये सारी की सारी पेंटिंग्स आपने बनाई है और इतनी कम उम्र में आपने स्टार्ट किया। हम इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। कैसे आपकी रुचि बढ़ी, कैसे आपको सपोर्ट रहा, और क्या बात मतलब इस बारे में? जब मैं 8-9 क्लास में था तब बचपन से तो मैं किसी कंपटीशन या किसी में गया नहीं था। तब अचानक से कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला, जिसमें कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो और उसमें पार्टिसिपेट करो।
तो जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो कोई उस टाइम मुझे पेंटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं था। कोइंसिडेंसली मैं सेकंड प्राइज़ वहाँ पे ले आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको आगे रुचि बढ़ती गई और ये मैं करता गया और आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और कुछ बताने? बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आपकी जो पेंटिंग्स है बहुत ही खूबसूरत है और आप वर्सटाइल पेंटर हैं। पेंसिल स्केच भी ड्रॉ करते हैं, चारकोल पेंटिंग भी बनाते हैं, पेस्टल पेंटिंग बनाते हैं, वाटर कलर पेंटिंग भी बनाते हैं। उसके बारे में धीरे धीरे करके जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपके परिवार में कोई पीछे पीढ़ी में है जिससे ये विद्या आपको पास हुई, या फिर आपने किसी और से सीखी, या बाहर कोई आपके गुरु हैं? कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में बताइए जनता को। मेरे कोई बनाता नहीं है, पर मेरे परिवार वालों को इस चीज़ में रुचि है कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे पेंटिंग में आगे बढ़े और आर्टिस्ट बने। तो उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ के बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मिला है, पद्मश्री विजय शर्मा सर जी, हम उनके पास गए थे सीखने, जिन्होंने मुझे अपना शिष्य बनने का अवसर दिया और तकरीबन 2 वर्ष तक मैं उनके पास अपनी कला को निखारने के लिए प्रयास करता रहा। उसके पश्चात मेरी 12वीं कक्षा आ गई और मैं कई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में व्यस्त रहा। तो फिर मैं वहाँ जाना कम हो गया और अब उसके बाद मैं दिल्ली में गया और जहाँ मेरी मुलाकात हुई आसिफ सर से। उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। वो जो हैं जहांगीर के परिवार में जब पेंटिंग शुरू हुई थी चित्रकला, उसमें एक चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, जिनके ख़ानदान से वो बिलोंग करते हैं। मैं उनके पास सीखने गया और उन्होंने मिनिएचर के बारे में सिखाया, जिससे कि आज मैं बहुत अच्छा मैं बना पा रहा हूँ। ये सब विजय शर्मा सर और आसिफ सर की ही देन है जी। कहा जाता है कि जो गुरु है दिशा दिखाने का काम करता है, और आपने एक पेंटिंग डेडिकेट भी की है जो पद्मश्री हैं चंबा के। ये सर की पेंटिंग इन्होंने अपने हाथ से बनाई। ऐसा लगता ही नहीं है हाथ से बनाई, ऐसा लगता है ज़ेरॉक्स कॉपी है। और यही इनकी कला, यही तभी हम इनकी तारीफ़ करते थक नहीं रहे कि इतनी कम उम्र में जो इनका तजुर्बा है पेंटिंग बनाने का, लाजवाब, बेहतरीन। और इसी के साथ साथ हम आगे भी आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बताओ, आप कौन सी क्लास में भी पढ़ते हो? अभी आप कॉलेज में, मेरे ख्याल सेकेंड ईयर में हो? जी, मैं कॉलेज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स सेकेंड ईयर में हूँ। टाइम लगता है बनाने में? हाँ जी, एक्चुअली मैंने दिल्ली में दिए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे कई कॉलेजेस के। उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं पास भी हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मॉडर्न पेंटिंग की ओर जाऊंगा, BFA में करूंगा, तो उसमें जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है चंबा की, उसको मैं खो दूंगा। इसलिए मैंने उसको ऑनलाइन करने का फ़ैसला लिया और मैं यहाँ बैठ के आजकल अपने चंबा के ट्रेडिशन पर मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ नीचे एक और पेंटिंग है, और इसके बारे में, ये भगवान श्री कृष्ण के जी है। ये भी मिनिएचर पेंटिंग है। ये भी कांगड़ा स्टाइल है। कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग आपने बनाई है जो? जी, लेकिन ये फ़िलहाल कांगड़ा है और मैं चंबा के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम और भी जो आपकी पेंटिंग्स हैं, पेंसिल स्केच जो आप बनाते हैं, उसके बारे में आप बताएं और दिखाते रहें किन किन की आपने अभी तक ड्रॉ किया। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो हम आज जनता को दिखाना चाहेंगे। पेंसिल स्केचेस बेसिकली पेंसिल की शेडोज़ को लाइट और डार्क की फॉर्म में लगा के उसको तैयार किया जाता है। जैसे जहाँ शेडोज़ होती हैं वहाँ डार्क किया जाता है, और जहाँ ब्राइटनेस छोड़ी जाती है वहाँ कागज़ की सफ़ेदी छोड़ी जाती है। तो इस तरह से एक पेंसिल स्केच तैयार किया जाता है। और ये आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का बनाया है, जिन्हें शहनाई किंग भी बोला जाता है। और बेहतरीन, आप देख कितनी बारीकी से काम किया है। इनकी जो भी तस्वीर आप देख लीजिए, इन्होंने अपने जो हाथ से कलाकारी की है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये बनाई जा सकती है हाथों से। पर इस असंभव काम को संभव करके बताया है खान साहब ने। और अगला जो आपने स्केच ड्रॉ किया है, ये राहत इंदौरिया साहब का है, और ये बेहतरीन अपने अंदाज में। हाल ही में इनका देहांत हो चुका था, तो उस टाइम
न्यूज़ में काफ़ी इनका चल रहा था, तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपना वो करूं, और मैंने उस टाइम इनकी पिक्चर बनाई थी। बहुत बेहतरीन पिक्चर बनाई है, और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको जूम करके दिखाया जाए। हूबहू वैसे ही बनाई है जैसे दिखते हैं। और इसके साथ साथ कुछ स्केच आपने जो पेंसिल स्केच, अगला स्केच जो है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा प्लीज़। ये स्वामी विवेकानंद जी का स्केच है। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों के लिए कई जनता इनको अपना आदर्श भी मानती है और आज भी मानती है। इनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। बहुत महान व्यक्तित्व के इंसान रहे अपने समय पे, और आज भी इनकी जो छवि है बहुत ही बेहतरीन। और इसके साथ साथ आगे भी जो स्केच हैं आप दिखाएंगे। ये अगले स्केच के बारे में आप बताएं। ये रानी लक्ष्मीबाई जी का स्केच है। और ये स्केच ऐसा लगता है कि जैसे ये युद्ध के समय का है, जब अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेते थे ये, और देश के लिए लड़ाई की इन्होंने, देश की आज़ादी के लिए। और प्रणाम है ऐसी माँ को जिसने अपने बच्चे को पीछे बैठाया हुआ और उसके बाद भी देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। और इसके साथ साथ तो अगली जो कलाकारी है, जो पेंटिंग है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो है चारकोल पेंटिंग। चारकोल पेंटिंग बनाना भी आसान बात नहीं है। आपने इस कार्य को अंजाम दिया और बेहतरीन तरीके से। और किसकी पेंटिंग बनाई है ये ऐसी एक ओल्ड फोटोग्राफ था जिसको मैंने चारकोल से बनाया है। बहुत बेहतरीन बनाया आपने सर चारकोल पेंटिंग। और चारकोल पेंटिंग के बाद आपने पेस्टन पेंटिंग है जो इसको भी अंजाम दिया है। ये कितना समय लगा सर इसको बनाने के लिए? इसको अभी मुझे 2 घंटे लगे, पर अभी ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है जिसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। हमें तो इनकम्प्लीट भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये जिस तरह बनाई है ऐसा लगता नहीं इनकम्प्लीट है, पर इसको अभी भी और कितना समय लग जाएगा इसको बनाने के लिए? इसको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे अभी। ऐसे कहते हैं कि जो कलाकार होता है वो अपना दिल, दिमाग, हाथ और अपना जो फोकस है वो पूरा कलाकारी में झोंक देता है, उसमें जान डाल देता है पेंटिंग के अंदर। समय तो लगता है, मानते हैं, धीरे धीरे आदमी स्पीड अप करता है तो उसके साथ साथ समय को वो मैनेज करना सीख जाता है। लेकिन जो कलाकारी आपने इस पेपर के ऊपर उतारी है वो बेहतरीन, काबिल तारीफ़। और इसके साथ साथ हम अगले पेंटिंग्स की बात करेंगे जो है वाटर कलर पेंटिंग। जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मेरे मन में ख्याल आया कि इनकी भी एक पेंटिंग ज़रूर बनानी चाहिए, और मैंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इस पेंटिंग का टॉपिक रखा है, जिसमें कि अब्दुल कलाम जी बनाए हैं और साथ में मिसाइल उड़ती हुई बनाई है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई, और ये वाटर कलर पेंटिंग है जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राइट जी। और वाटर कलर पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता है, कुछ बताएंगे इसको? इसको मुझे 1 से 2 दिन लग गए थे। ये शुरुआती दौर में तो इससे भी ज़्यादा समय लगता होगा आपको? शुरुआती दौर की पेंटिंग है। ओके, अब कितना समय लगता है अगर आपको वाटर कलर पेंटिंग बनानी हो? अब 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अभी भी 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, और बड़ा मिस करती है आज की जनरेशन। और क्या कहना है इन सर के बारे में? हम अगली भी पेंटिंग आपको दिखाएंगे इसके साथ साथ, जो कि सेम कैटेगरी की है, वाटर कलर पेंटिंग। ये है जीसस क्राइस्ट की। तो इसके पीछे का क्या मोटिव था बनाने का? ऐसे ही था कि जब मुझे किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता था तो मुझे उसकी क्यूरोसिटी होती थी कि उनकी भी पेंटिंग बनाई जाए और उनके बारे में कुछ रिसर्च किया जाए। तो जब मुझे इनकी स्टोरी के बारे में पता चला कि इन्होंने कैसे इनकी स्टोरी थी, तो उस टाइम मुझे ख्याल आया कि इनकी भी एक पेंटिंग बनाई जाए, और तब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। इनको भेड़ों के साथ एक नेचर लवर के तौर पर दर्शाने की कोशिश की है। तभी तो हमने एक पहले भी कहा कि जो कलाकार होता है वो कलाकारी के द्वारा ही जान डाल देता है शब्दों में। और ये देखिए, आप संदेश जो दे रहे हैं, नेचर लवर जैसे इन्होंने कहा, भेड़ों के साथ खेलते हुए और अपने हाथ में भी उठाई हुई भेड़, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश एक कलाकारी के माध्यम से देते हैं। और उसके अगली एक और हम आपको वाटर कलर पेंटिंग है दिखाने जा रहे हैं, तो इसके पीछे का संदेश और मोटिव वो दोनों बताएं आप। जी, ये एक हाथी और उनकी माँ का फ़ोटो है।
जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं वैसे हाथी भी करते हैं, तो उसको एक दर्शाने का एक ज़रिया है ये कि हाथी कैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं और हम इंसान उनको अपने स्वार्थ के लिए खो देते हैं। कितना डीप मैसेज है। माँ और बेटे का प्यार दिखाया है इसके अंदर। माँ का भाव तो जानवरों में भी होता है, इंसानों के अंदर तो होता ही होता है, लेकिन जो प्यार दिखाया है इसके अंदर माँ और बच्चे का प्यार, कितना बेहतरीन खूबसूरत संदेश। इसी के साथ सर एक और पेंटिंग है आपकी जो वाटर कलर पेंटिंग है, उसके बारे में भी आप बताएं सर। ये मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए बनाई थी। ऑनलाइन मुझे एक्चुअली एक वो मिला था रेफरेंस ऑफ आर्ट, तो उसको मैंने प्रैक्टिस की थी बनाने की। और आपकी ना एक गोदी में एक और फोटो पड़ी है, मैं चाहता हूँ ये भी दिखाएं, प्रभु श्री राम जी की और माता सीता जी की फ़ोटो। ये वनवास के दौरान की वनवास का एक दृश्य है जी, जिसके अंदर वो हिरन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये आपके माइंड में कल्पना कैसे है? एक्चुअली मैंने जब मुझे पता चला मिनिएचर पेंटिंग कई तरह की वो होती हैं, तो उसमें रामायण की भी एक चित्रण किए जाते हैं। तो जब मैंने रामायण के चित्रों रामायण पर स्टडी की, और यहाँ पे मिंजर के बाद रामायण का भी एक फेस्टिवल होता है जिसमें रामायण पूरी दर्शाई जाती है। तो उसमें मैंने देखा था माता सीता जब श्री राम को सोने का हिरन दिखा के उनको भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये दृश्य आया जो मैंने चित्रित कर दिया था। बेहतरीन। और इसके साथ एक और कैटेगरी है जिसमें आप माहिर हैं, वो है आर्कलिक पेंटिंग। आर्कलिक पेंटिंग अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं लिख सकता हूँ। ऐसा लगता है साक्षात भगवान कृष्ण निहार रहे हो सामने, प्रेम दिखता है इनकी आंखों में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली एक्रिलिक पेंटिंग जो हुआ करती थी, पहले ऑयल पेंटिंग हुआ करती थी पुराने टाइम में। एक्रिलिक पेंटिंग फिर उसका एक आगे जब जैसे जैसे ऑयल पेंटिंग पुरानी होने लगी तो एक नई पेंटिंग निकली एक्रिलिक। ऑयल एक्चुअली सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। आपने सुना हो मोनालिसा पेंटिंग के बारे में, ऑयल पेंटिंग है जिसका लिंसीड ऑयल आज तक नहीं सूखा है। तो इसी वजह से आज के टाइम में एक नई उसकी टेक्निक की खोज की गई जिसको बोलते हैं एक्रिलिक। तो एक्रिलिक पेंटिंग जो होती है वो काफ़ी जल्दी सूख जाती है, जो उसकी एडवांटेज होती है जी। और इसी के साथ साथ एक और कैटेगरी है जो है मिनिएचर पेंटिंग। पर मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को जहाँ पे स्थान पे विराजमान थे वहाँ रख देता हूँ। और मिनिएचर पेंटिंग, कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो इन्होंने बनाई हैं जो मेरी उंगली की आप अगर मेरी उंगली का आप साइज़ देखो तो इससे भी छोटी है। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होती हैं उससे भी 4 या 3 गुना छोटी हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार वो जो बड़ी छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स आपने बनाई थी उससे हमें रूबरू करवाएंगे। तो जिस पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ मिनिएचर पेंटिंग की, वो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है और इसे लेंस से देखना पड़ता है। और मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि थोड़ा सा कैमरा जूम करके ताकि हम इसको दिखा सकें लेंस के द्वारा। और इतना बारीकी का काम किया, इतना खूबसूरत काम हमने आज तक इससे पहले नहीं देखा। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं देखने जा रहा हूँ जो इतना बारीकी का जो काम किया हुआ है अपने हाथों से, और बिल्कुल हूबहू ऐसे बनाई है जैसे लगता ही नहीं ये हाथों से बनाई गई हो। तो एक बार ये जो लेंस से देखने से पता लगती है, वैसे तो सर ये बिल्कुल क्लियर नहीं कट। और आपने पेंसिल का जो काम उतारा है इसके ऊपर, ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? ये एक्चुअली पेंसिल का नहीं, ये इंक का काम होता है। वाटर कलर नहीं, ये मिनिएचर स्टाइल होता है जिसमें मिनिएचर को एक्चुअली छोटे आकार की पेंटिंग कहा जाता है। जितने भी आप छोटी सोच सकते हैं, आपकी कल्पना से भी परे है कि उतनी छोटी पुराने चित्रकारों ने पेंटिंग बना चुके हैं। लेकिन मैं भी उनके जैसी कुछ पेंटिंगें बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके प्रयास में मैंने कुछ पेंटिंगें बनाई हैं छोटी, जैसे ये महात्मा गांधी का चित्र, राजा श्याम सिंह का चित्र, ऐसे कई चित्र बनाए हैं। जैसे आपने कहा कल्पना से परे, ये सच में कल्पना से परे है। ये आम इंसान के बस की बात नहीं इसे बनाना, और आपने इतनी कम उम्र में इतना बेहतरीन काम करके दिखाया है। मैं एक बार आपको लेंस के माध्यम से दिखाता हूँ, ऐसे ही देखा जा सकता है, अदरवाइज़ ये देखना मुश्किल होता है। तो मेरी दरख्वास्त है सर से कि आप थोड़ा सा आगे आएंगे ताकि हम इसको दिखा सकें।
और अगली जो आपने ये जो मिनिएचर पेंटिंग बनाई है राजा श्याम सिंह जी की, और कलरफुल बनाई है आपने, बहुत ही छोटी और ऊपर से कलरफुल, ये कैसे अंजाम दिया इस कॉन्सेप्ट को? ये एक्चुअली 2 सेंटीमीटर के करीब की पेंटिंग है, जो कि मैंने मिनिएचर में बनाने का एक प्रयास किया था सिर्फ। तो जब मैंने इसका शुरू किया तो ये इस तरह की नहीं थी, लेकिन मैंने इस पे काफ़ी काम किया तो ये इस मुकाम तक पहुंची है कि ये अब पहचान में आ रहे हैं कि राजा श्याम सिंह हैं। राजा श्याम सिंह जी बड़े ही पराक्रमी राजा रहे हैं। चंबा के इतिहास में उनका एक गौरवशाली इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। और इसके साथ साथ एक और पेंटिंग है जो बड़ी छोटी, ये शायद बेगम की पेंटिंग है, अगर आप दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन जी के सामने लेके जाना चाहता हूँ, ये इसके बारे में बताएं कुछ। ये एक्चुअली मुग़ल टाइम में मुग़ल के जो 24 बादशाह थे, तो उनकी 24 रानियों की और 24 बादशाहों की एक लिस्ट होती है, तो ये उनमें से एक बादशाह की बेगम का चित्र है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ साथ आपने चित्र तो बनाए ही हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आभूषण भी बनाए हैं। आभूषण बनाना बड़ा ही मुश्किल का काम रहता है, कि बड़ी बारीकी से इसको अंजाम देना पड़ता है। तो इसका रेफरेंस आपको कहाँ से मिला और फिर आपने कैसे इसे उतारा? एक्चुअली रेफरेंस, जो पुरानी पिक्चर के रेफरेंस हुआ करते थे वो तो थोड़े ख़राब हो चुके होते हैं, तो उन्हीं ख़राब रेफरेंस को अपनी कल्पना से सही करके उनको इस मुकाम तक लाना पड़ता है। ये तो आपने बात की जो टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स में आप महारत हासिल कर चुके हो, अभी और भी आप सीख रहे हैं, हम चाहते हैं और सीखें। लेकिन इसके साथ जो अवार्ड और रिकग्नाइजेशंस हैं आपको मिले हुए, मान सम्मान की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिले हैं, स्टेट लेवल पे भी मिले हैं, नेशनल लेवल पे भी मिले हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी मिले हैं। इतनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ अचीव किया है। आप आदर्श हैं, पता है, यूथ के। यूथ को आपसे कुछ सीखना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। लेकिन हम आपको सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ जो हैं बहुत सारी हैं, इनके ऊपर बात करना चाहेंगे। तो कुछ सर्टिफिकेट्स और मान सम्मान अगर हम चाहते हैं दर्शकों को दिखाना, तो ये आपको मिला है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे जी, राइट। तो मिला है ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। ये आपको शिवम प्रताप सिंह, जो IAS ऑफिसर हैं और SDM पोस्टेड थे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 27 जून 2020 को इन्होंने इनको सम्मानित किया है और अपने बेहतरीन काम के लिए। और इसके साथ और अगला जो आपको मिला है वो मिला भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से। ये तो बहुत बड़ा सम्मान भी माना जाता है। तो ये कौन से साल में मिला और इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी? वैसे तो 2020 लिखी हुई है इसके अंदर डेट। और ये चंबा के अंदर ही आपको सम्मान किया गया या कहीं और बुलाया गया था, शिमला या कहीं और? ये एक्चुअली शिमला में मुझे चंबा के ऊपर काफ़ी, चंबा की संस्कृति के ऊपर काफ़ी वो करने की वजह से चंबा में मुझे यहाँ पे जो DLO सर हैं, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर सर हैं, उन्होंने मुझे इससे सम्मानित किया था सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन से। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जिला स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता महात्मा गांधी जयंती समारोह प्रशासित। तो ये आपको जो मिला है 2020 का है, 14 अक्टूबर का। जी, बेहतरीन। आपकी ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, जिस तरह से आप कलाकारी करते हैं वो तो कमाल की बात। और उसके साथ साथ आपको इको नेक्स्ट इनिशिएटिव के लिए भी सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। और आपने एक पर्यावरण को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक पेंटिंग भी ड्रॉ किया, हम वो भी आप दर्शकों को दिखाएंगे। पर सबसे पहले इस सम्मान के बारे में बताएं। एक्चुअली जो बॉय स्कूल चंबा है वहाँ पे इको क्लब नाम से एक क्लब है, तो जिसमें पेड़ पौधों के ऊपर कार्य किया जाता है। तो उसमें मैंने भी एक इन्वायरमेंट के ऊपर पेंटिंग बनाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन से सराहा था। और वो पेंटिंग भी हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। बहुत ही खूबसूरत संदेश ये आप देख सकते हैं अपने हमारे माध्यम से। 2 हाथ हैं, उसके बीच में पृथ्वी है, उसके ऊपर पेड़ और तितलियाँ। और ये जो संदेश चाहता है, इसके पीछे का क्या संदेश था सर आपने? वैसे तो पर्यावरण बचाने की बात है इसमें, लेकिन कलाकार तो जो होते हैं वो कुछ और ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थोड़ा डीप जाते हैं किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो हाथ के ऊपर पृथ्वी है उस पर मैंने हरियाली दिखाने की कोशिश की है, जिससे वो जो हम
पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, उस पानी को उस तरह से मैंने टपकते हुए दिखाया है जिससे कि हमारा समाज जो ख़त्म होता जा रहा है, पर्यावरण को, पेड़ों को काट के और काफ़ी पर्यावरण को दूषित करके हमारे समाज को काफ़ी नुकसान हो रहा है, मैंने उसको दर्शाने की कोशिश की है। बहुत ही खूब, बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया है आपने। और इसके साथ साथ और भी आपके जो अवार्ड्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। अगला है स्टेट लेवल कला उत्सव 2021 में आपको मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से आपको स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा था। अच्छा लगता है जब आप जो काम कर रहे हैं, जो काम आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, और उसके साथ साथ आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिले, मान सम्मान दे, सोसाइटी भी दे, लोग भी जाने, तो ये तो बड़ी खुशी की बात रहती है। इसके साथ साथ आपको जो अगले जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से एक और है जो स्टेट लेवल पे आपको मिला है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ये तो हम बड़े गिने चुने सर्टिफिकेट्स आपको दिखा रहे हैं। अगर हम ऐसे दिखाने लग जाए तो ये वक्त ना जाने कितना वक्त लगेगा, लेकिन इनके पास भरमार है, इनकी कला को इतना सराहा गया है चंबा के अंदर, पूरे देश के अंदर। और अगला सर्टिफिकेट भी जो हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम की तरफ से मिला हुआ है, कि जैसे इन्होंने बताया जो ट्रेडिशनल जो कलाकारी है उसके अंदर भी रुचि रखती है और रुचि रखते हैं ये, और उन्होंने ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं काफ़ी बनाई हैं अपने हाथों से, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट मिला वो लास्ट ईयर मुझे हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम वालों ने एक इनवाइटेड आर्टिस्ट के तौर पर हिमाचल आर्ट फेस्ट में इनवाइट किया था, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी बनाई थी और वहाँ के लोगों ने मुझे सराहा भी था। आर्ट और जो कल्चर है उसको प्रमोट करने की भी बात करते हैं आप अपने कलाकारी की तरफ। आगे भी और भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी दिखाना चाहेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ये क्लास 12th का है आपका, 2 साल पहले का होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये ललित जैन जो IAS ऑफिसर हैं, मेंबर सेक्रेटरी, उनकी तरफ से सम्मानित किया गया है 5 जून 2022 को। और ये सम्मानित किया गया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये। इसके पीछे की क्या कहानी? एक्चुअली जो इन्वायरमेंट डे पे था, मुझे एक कंपटीशन का वो मिला था ऑफ़र, तो मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड अपना बेस्ट दिया। और जब मुझे इसको प्राइज़ लेने के लिए बुलाया गया, तो जो मैंने पिक्चर बनाई थी वो मैं साथ में अपने लेके गया था और उनको मैंने पिक्चर गिफ्ट भी की थी। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अगला जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से है। ये भी स्टेट लेवल पे आपको मिला है 2022 में। और ये विजुअल आर्ट 2D की बात की गई है इसके अंदर। विजुअल आर्ट 2D क्या होता है, हम चाहते हैं दर्शकों को भी आप इसके बारे में बताएं। एक्चुअली ये एक मैथमेटिकल डायमेंशन है, जैसे 3 डायमेंशनल जो होता है वो एक रियल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी 3 डायमेंशंस होती है, लाइक स्कल्पचर वगैरह, जैसे मूर्ति कला होती है उसको हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं। और जो कागज़ के ऊपर चित्रकला की जाती है, कोई सी भी बनाई जाए, उसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, 2D विजुअलाइजेशन। फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतरीन। इसके साथ साथ आपके और भी जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 2021 में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिला है 5 जून 2021 में। ये भी आपने पर्यावरण को बचाने की बात की है अपने कलाकारी के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन संदेश देते हैं। तो ये आपके माइंड में हम जितने सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं मैक्सिमम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं यहाँ हिमाचल में जो रहता हूँ, यहाँ आसपास हरियाली, पेड़ पौधे, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं, तो जिससे मुझे एक प्रकृति की ओर प्रेम की भावना वो होती है। तो जब भी मैं अपनी चित्रकला बनाता हूँ, प्रकृति के ऊपर कुछ ना कुछ मुझे मोटिवेशन होता ही है कि मैं प्रकृति का कुछ करूँ, प्रकृति के रिलेटेड कुछ करूँ। इसलिए मैं आजकल कागज़ भी जो है हाथ से बने हुए करता हूँ, जिससे पेड़ों की कटाई भी कम हो। ये कि मेरे कारण, क्योंकि जो कागज़ होते हैं वो पेड़ को काट के बनाए जाते हैं, तो इसलिए मैं हैंडमेड कागज़ बनाता हूँ और उन्हीं के ऊपर आजकल पेंटिंग कर रहा हूँ। ये इको फ्रेंडली जो इन्होंने बताया कि इको फ्रेंडली पेंटिंग्स बनाते हैं, और उसके साथ साथ
एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जो इनके हाथ से बनाया हुआ कागज़ है। यही कागज़ आपके हाथ से बनाया हुआ? ये पुराने टाइम में मिनिएचर के जो कागज़ हुआ करते थे उसको वसली कहा जाता था, तो ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है। आजकल का जो जनरेशन है, यूथ है, वो कागज़ फाड़ कर डस्टबिन में फेंकने की बात करता है। वो नहीं इसके पीछे की कहानी जानता कि कितने पेड़ कटते हैं तो जाके वो कागज़ बनाया जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से कागज़ बना रहे हैं, इन्वायरमेंट बचाने की बात कर रहे हैं, और अपने हाथों से बनाया हुआ कागज़, ये लगता ही नहीं कि हाथों से बनाया हुआ, ऐसा लगता है। बेहतरीन, बहुत ही खूब। और इसके ऊपर फिर ये कलाकारी को भी अंजाम देते हैं अपने हाथों से। और ये कागज़ को तैयार करने में कितना समय लगता है, कुछ बताएंगे? एक्चुअली में काफ़ी सारे कागज़ को बना के उसको साथ में चिपका के, कागज़ तो बनाने का अलग चीज़ है, कागज़ तो जल्दी बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब उसकी वसली बनाई जाती है, कई सारे पतले पतले कागज़ों को लई से चिपका के, आटे की जो लई बनती है उससे चिपका के, ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कोई और सी जैसे फेविकोल वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, उसमें भी आटे से बनी हुई लई का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे धीरे धीरे 7-8 लेयर चिपका के एक मोटी कागज़ की लेयर बन जाती है, जिसको हम वसली कहा जाता है। फिर भी कितना समय लग जाता है यूजुअली इसको बनाने में? इसको एक वसली को बनाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। ठीक। और इसके साथ साथ हम अवार्ड्स की बात कर रहे थे, रिकग्नाइजेशंस की बात कर रहे थे, तो अगला जो है ये कारगिल विजय दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि हमने कारगिल पे जब टाइगर हिल पे जीत हासिल की थी। तो ये आपको लियो क्लब पठानकोट की तरफ से रिकग्नाइजेशन मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। कारगिल दिवस का और कलाकारी से क्या रिलेशन है, और आपने किस तरह इसको अपने माध्यम से उतारने की कोशिश की, इसके बारे में भी बताएं। जैसे कि हमारे देश के जो वॉरियर्स हैं वो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना डिवोटेड हैं, तो उनके लिए कई फील्ड में कई सारी वो करे जाते हैं, ताकि आम आदमी जागृत हो कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी में जो जवान हैं वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं देश के लिए। तो जो सिंगिंग की फील्ड है उसमें आजकल आपने देखा होगा कई सारे जो सिंगर्स होते हैं वो देशभक्ति के ऊपर भी गाने बनाते हैं, और जो चित्रकार होते हैं वैसे ही वो मैं चाहता हूँ कि चित्रकार भी अपनी देशभक्ति में उसका योगदान दें, ताकि लोगों को जो आर्ट लवर्स हैं उनको भी जागृति मिले कि हाँ, देश के प्रति भी हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। आपका जो हर चित्र है वो अलग एक मैसेज देता है, बड़ा ही डीप मैसेज आप देते हैं अपने माध्यम से, और हमें बड़ी खुशी है कि आप इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ सीख चुके हैं। इतनी समझदारी आना ये कैसे, ये पेरेंट्स की देन है या आपने खुद लाइफ में जो एक्सपीरियंस किए हैं या स्ट्रगल रहा आपका दौरान? क्योंकि आदमी सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है, तो क्या कारण रहा इसके पीछे का? पेरेंट्स तो हमेशा रहते ही हैं। बच्चों के पहले गुरु जो होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, दूसरे गुरु जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं, और बाकी समय के साथ साथ जैसे जैसे मुझे होता गया, मैं बाहर जाता रहा, मैंने कई स्टेट्स वो विज़िट भी किए, वहाँ देखा कैसा कैसा माहौल है। जब मैं उड़ीसा गया था तब देखा वहाँ पे कैसी ज़मीन है, कैसे वहाँ पेड़ पौधे काफ़ी कम है। दिल्ली गया, वहाँ भी पेड़ पौधे काफ़ी कम है। तो इस वजह से मुझे उसके प्रति वो मिलता है कि हाँ, मैं हिमाचल में जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पेड़ पौधों की इतनी वैल्यू है, तो मैं पेड़ पौधों की वैल्यू क्यों ना करूं, अपने इन्वायरमेंट को क्यों ना बचाऊं। अगर हिमाचल में आज भी पेड़ पौधों की बचे हुए हैं, तो अभी से हमें जागृत होना पड़ेगा कि आगे कल को जाके पेड़ पौधे ना कटें। दिल्ली वगैरह में तो कट चुके हैं, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, अब वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे उगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पहले से बचे हुए हैं हमें वहाँ बचाने चाहिए। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने दिया। तो अगला जो आपको सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की तरफ से विजुअल आर्ट्स 2 डायमेंशनल, जैसे कि आपने बताया, जो पेंटिंग्स के लिए आपको रिकग्नाइज़ किया गया है, और ये नेशनल लेवल की जो कला उत्सव 2022 में आयोजित किया गया उसके लिए मिला है आपको। तो ये चंबा के अंदर ही ये जो प्रतियोगिता है वो ऑर्गेनाइज हुई। एक्चुअली ये जो प्रतियोगिता थी ये नेशनल लेवल थी, लेकिन सिलेक्शन इसकी ऐसे की जाती कि पहले स्कूल की सिलेक्शन की जाती है, डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद स्टेट की सिलेक्शन, फिर जो पूरे ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में जो सबसे उत्तीर्ण होता है विद्यार्थी, उसको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर भेजा जाता है। तो ये उस टाइम डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें कि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं
वो भी मुझे बहुत सराहते हैं और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनका नाम? मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं श्री जितेंद्र सिंह जंडोटिया जी, वो भी मुझे काफ़ी सराहना करते हैं और मेरे काम की काफ़ी सराहना करते हैं और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो जब भी कोई प्रतियोगिता होती है अपने स्कूल की तरफ से, वो मुझे वहाँ ज़रूर भेजते हैं। आपको आसपास के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, बाकी अध्यापक हैं, उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपके लिए, खासकर आपके जो क्लासमेट्स हैं उनकी तरफ से? सब मुझे काफ़ी प्रेरणा देते हैं। जैसे कि जो टीचर्स होते हैं वो भी मेरे काम से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल की तरफ से ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से नेशनल में कई बार जा चुका हूँ। अपने स्कूल का नाम और चंबा का नाम मैंने रोशन किया है, जिस वजह से टीचर्स और अध्यापकगण और मेरे मित्रगण जो भी क्लासमेट्स थे, सारे मुझे बहुत वो करते हैं, आपको सराहते हैं और कहा जाता है कि आपको पूरा मतलब एक तरह से सेलिब्रिटी स्टेटस आपको फील करवाया जाता है, ऐसा लगता है कभी कभी? हाँ जी, प्रिंसिपल सर तो कई बार जैसे 400-500 बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनके सामने मुझे प्रेयर में भी सम्मानित करते हैं, जैसे जब मैं स्टेट या नेशनल अवार्ड लेके आता हूँ। कितना हौसला बढ़ता है आपका, कैसा लगता है आपको उस टाइम? जी, मैं तो यही चाहता हूँ हर बच्चे का हौसला बढ़ाया जाए ताकि वो ऊंचाई तक पहुँच सके और अपने परिवार का ही नहीं, स्कूल का ही नहीं, पूरे स्टेट का नाम और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। बहुत ही बेहतरीन। और इसके साथ साथ आपको कुछ और अवार्ड्स भी दिखाएंगे। ये आपको अवार्ड मिला है स्टेट UT KVS NVS ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड इन द विजुअल आर्ट्स 2 डायमेंशनल। ये 1 to 12 जनवरी को आयोजित हुआ ये कला उत्सव, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और आपको सम्मान भी अनीता करवाल जी ने दिया है, जो IAS ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, भारत सरकार में। एक्चुअली ये समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से जो NCERT वगैरह है, उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी। हर साल वो प्रतियोगिता रखते हैं कि जो भी हमारे राज्य में, देश में एक अच्छा निखरता हुआ विद्यार्थी है कला के क्षेत्र में, क्योंकि आजकल जो है पढ़ाई के नीचे कला को दबा दिया जाता है। तो आजकल कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कई वो होते हैं प्रोग्राम जिनमें कला को उभारा जाता है। तो उसी प्रकार का एक प्रोग्राम ये भी था समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से, जिसमें कि शिमला, मेरे ख्याल से कुल्लू में हुआ था, जहाँ से शिमला से वो आए थे ऑफिसर्स वगैरह। तो वहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश के बच्चे थे, जिनमें कि मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। आपको कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, हम वो भी दिखाना चाहेंगे, जो मेडल्स और अवार्ड्स हैं। और इसके साथ साथ इनके पेरेंट्स से भी हम जानेंगे कि कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि ये कम उम्र के हैं, लेकिन इनके साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिला है, इसके बारे में आप बताएं। एक्चुअली जो हनुमान जयंती थी, उस टाइम दुबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कि हनुमान जयंती पर जो सबसे अच्छी पिक्चरें बनाएंगे उनको कई तरह के सम्मान दिए गए। तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे आर्टिस्ट आए थे, जिनमें कि एक मैं भी था। और उसमें उन्हें हनुमान जी के ऊपर, उनकी शक्ति के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर, उनकी अच्छाइयों के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी, जिसमें मुझे दुबई से एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी का अवार्ड मिला था। और इसके पीछे हम देख सकते हैं कि हनुमान जी की एक तस्वीर भी है छोटी सी। अगर ये थीम हनुमान जी पे बेस्ड थी पूरी की पूरी, तो मेडल के ऊपर भी ये थीम उन्होंने लगाई हुई है। और कैसा रहा आपका जब इंटरनेशनल मेडल आपका आया सबसे पहला, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें हमें सब सपोर्ट करते हैं, सब हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम गलत दिशा में नहीं जा रहे, हमें ऐसा एहसास भी हो जाता है उसी समय। बहुत ही बेहतरीन। लेकिन इसके साथ हम इनके मदर से भी जानना चाहेंगे कैसा रहा इनका सफ़र। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो
एक बार हमारे साथ आएँ और अपने बच्चे के बारे में बताएं। कैसा लगता है मैम आपको अगर जब आपका बच्चा इतने सारे अवार्ड्स लेके आता है, घर का नाम रोशन करता है? तो हमारे साथ मौजूद हैं कैफ खान जी की मदर, और कितनी खुशी होती है आपको। और सबसे पहले प्रणाम ऐसी माँ को जिन्होंने इतना टैलेंटेड बच्चा पैदा किया और जिन्होंने आपका नाम, चंबा ज़िले का नाम पूरे देश में रोशन किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी रोशन किया। मैम कितनी खुशी होती है आपको? बहुत खुशी होती है सर, ऐसा बच्चा सबके पास होना चाहिए जो अपने देश का, अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करे, अपने अध्यापकों का। बहुत खुशी होती है। मैम ये इनकी जो रुचि है कला के अंदर, इसके पीछे आपका कितना बड़ा योगदान है? सर हम तो इसको चाहते हैं कि आगे से आगे ज़्यादा बढ़े, जितनी इसकी क्या कहते हैं। इससे पहली बार जब पेंटिंग बनाई थी वर्ल्ड हेरिटेज वालों की, तो उसमें से ताजमहल बनाया था इसने। क्या कहते हैं, पहले बचपन में तो बनाता था, भीम वगैरह बनाता था, तो हमने इतना इसको वो नहीं किया था। लेकिन अब इसने जैसे इसको आया था कंपटीशन स्कूल की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज वालों का, तो ये जा नहीं रहा था, तो फिर हमने इसको बोला था, हमने कहा जाओ देखो, रह जाओगे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए तो फिर आगे बढ़ते रहना। तो फिर इसने पहली बार इसमें वर्ल्ड हेरिटेज में लिया था और उसमें इसने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। जब आपको लगा पहली बार इनकी पेंटिंग्स देखने आपको श्योरिटी हुई, तो क्या लगा उस टाइम कि कहाँ तक जाएगा बेटा मेरा? सर उस टाइम तो मैंने इसकी पेंटिंग नहीं देखी थी, क्योंकि ये जो प्राइज़ लाया था ना, ये स्कूल की तरफ से गया था और स्कूल की तरफ से ही आया था। उस टाइम मैंने इसकी ताजमहल की पेंटिंग नहीं देखी थी। लेकिन ये घर आके ना इसने जो अब्दुल कलाम जी की बनाई ना पिक्चर पेंसिल से बैठे बैठे, तब मैंने इसके पापा को बोला, मैं कहा देखो इसने बैठे बैठे अपने आप ये स्केच अब्दुल कलाम जी सर का बनाया है, मैं कितना अच्छा बनाया है, अगर ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। बिल्कुल मैम, अब्दुल कलाम सर की बुक भी है यहाँ पे जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, और इसके अंदर मैंने एक ऑटोग्राफ देखा है। ये ऑटोग्राफ के पीछे की कहानी भी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये एक IPS ऑफिसर हैं डॉक्टर मोनिका। यस सर। मोनिका मैम, इनका ऑटोग्राफ है 2020 का, और यहाँ लिखा हो इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, स्टे ब्लेस्ड। यस सर। तो ये मोनिका मैम के नज़र में कैसे आए? सर उस टाइम चल रहा था, कोरोना टाइम चल रहा था। कोरोना टाइम पे इसने बनाई थी जैसे पुलिस ऑफिसरों की बनाई थी, कि उन्होंने कैसे हमारी सेफ्टी रखी है, और हॉस्पिटल वालों के लिए बनाई थी कुछ पिक्चरें। तो इन्होंने क्या कहते हैं मैम को दी थी पिक्चर, गिफ्ट की थी, तो उन्होंने फिर इसको ये दी थी कि आप इसको पढ़ो और इससे आगे बढ़ने की और प्रेरणा लो। और एक पिक्चर और है SDM साहब के साथ है, उस टाइम की करंट जो IPS ऑफिसर है ड्यूरिंग कोरोना टाइम, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स बोले गए हैं, कौन के साथ साथ मैम कई और अवार्ड्स भी हैं। एक साहित्य कलश पठानकोट की तरफ से जो यूथ आइकॉन अवार्ड इनको मिला है, हम पीछे देख सकते हैं, वो हम चाहते हैं दर्शकों को आप दिखाएं। इसके बारे में बताएं मैम, ये जो अवार्ड सर इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। इसने क्या कहते हैं ऑनलाइन कंपटीशन किए थे, तो उसमें इसने 16 बारी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ लिया था। उसके बाद इसे यूथ आइकॉन अवार्ड मिला है। यूथ आइकॉन अवार्ड इतनी कम उम्र में जीतना बहुत से लोग नहीं जीत पाते। आप एक मिसाल भी हैं, हम ये बताना चाहेंगे दर्शकों को, आप एक प्राइड हैं, मिसाल हैं, और बहुत से लोगों को जो आने वाली जनरेशन है बहुत कुछ सीखेगी आपसे। और इसके साथ साथ आपने एक और अवार्ड है जो नेशनल लेवल पे, हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताएं, नेशनल प्राइड अवार्ड। क्या बात है, नेशनल प्राइड अवार्ड का मतलब राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला है आपको। इसके पीछे की कहानी बताएं। इसको मैं बताती हूँ आपको। इसने हर वो पिक्चर बनाई है जो क्या कहते हैं आप जिस पे इसको प्राउड फील कर सकते हैं। जैसे इसने कारगिल वालों की बनाई, गणतंत्र दिवस पे बनाई, 15 अगस्त की बनाई, और क्या कहते हैं मतलब कि जो इसने अच्छा लगा उसकी पिक्चर, एनवायरनमेंट डे पे बनवाई इसने, मतलब हर चीज़ की पिक्चर बनाई, तो इसको इस वजह से प्राइड अवार्ड मिला। वैसे तो उन्होंने जो भी पिक्चर्स बनाई मैम, उसमें सभी पे प्राइड ही फील होता है हमें, क्योंकि बड़ा बेहतरीन काम किया है इन्होंने। ये काम आजकल कम देखने को मिलता, बहुत ही कम कलाकार हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं। तो इसके साथ साथ और भी अवार्ड्स हैं। ये तो मुझे लगता है जो आप अवार्ड दिखा रहे हैं हमें या दिखाने जा रहे हैं, ये तो 2-3% भी नहीं है। जो इसके बारे में बताएं मैम थोड़ा सा। हाँ सर, इसको अवार्ड तो मिले ही हैं, जो भी है इसकी मेहनत है। आगे हम चाहते हैं इससे भी ज़्यादा इसको अवार्ड मिले,
और बच्चा देश में क्या पूरे विदेश में अपना नाम रोशन करे और पूरे देश का नाम रोशन करेगा। और ये आप अवार्ड्स हमारे सामने देख सकते हैं, और जो पेंटिंग्स, ये सिर्फ 2 से 3% है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा इनके पास पूरा भंडार है अपनी जो जीती हुई ट्रॉफियों का और अपने मान सम्मान का। और इसके साथ एक और चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है चंबा के कैफ खान और शबनम में प्रदेश में आए अव्वल, और इन्हें अवार्ड और सम्मानित किया गया है फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल के, जयराम ठाकुर साहब के द्वारा। उसके पीछे की कहानी क्या है सर? एक्चुअली उस टाइम कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें से यही एक कंपटीशन था जिसमें कि मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। वैसे तो स्कूल की तरफ से इसको ऑनलाइन भेजा गया था पेंटिंग को, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया और मुझे प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला, तो मुझे शिमला से आमंत्रित किया गया अवार्ड के लिए। तो फिर मैं वहाँ गया, अवार्ड लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको सीएम साहब ने भी अवार्ड दिए हैं, और आपका आगे विज़न क्या है अपनी कलाकारी को लेके? आगे मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूँ, ऐसी मीनिंगफुल पिक्चर्स बनाता रहूँ, और अपनी जो चंबा कल्चर और बाकी जो कल्चर के ऊपर हैं, हमारी पुरानी जो पेंटिंगें लुप्त होती जा रही हैं, उनके ऊपर काम करूँ। तो आप इसको मैनेज करना कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि पढ़ाई भी है, अभी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी हैं साथ साथ, और साथ साथ अपना जो रुचि है जो कलाकारी में उसको भी, उस काम को भी अंजाम दे रहे हैं, कितना मुश्किल होता है आपके लिए? मुश्किल तो होता है, लेकिन हर काम कोई भी काम आसान भी नहीं होता। तो जितनी ज़्यादा अगर आपको रास्ते में मुश्किलें आएंगी, उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी आएंगे। तो इसी बेस पे मुझे एक्सपीरियंस भी आते रहते हैं, मुश्किलें भी आती रहती हैं, कई चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जाके मुझे एक पेंटिंग बनाने का वो आता है कि हाँ, मैं इस विषय पर भी पेंटिंग बनाऊँ, उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें एक प्रकृति का नियम है कि मुश्किलें आएंगी और साथ में एक्सपीरियंस भी आपको आएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहते हैं कि गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना। और इसी के साथ मैम हम आपके साथ भी जानना चाहिए क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चा रात रात को भी जागता है। जी सर। खाना भी समय पे नहीं खाते, सेहत का भी ध्यान नहीं रखते, बस मगन हो जाते, और यही खासियत है कलाकारों की। ये तो है सर, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका अपना ही मूड होता है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। ये नहीं कि हमारे हिसाब से चलें, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो हमें भी इसके साथ चलना पड़ता है। अब रात में जैसे ज़्यादा काम होता है तो फिर इसके साथ सपोर्ट करने के लिए जागना पड़ता है, और क्या कहते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं हम चाहते हैं कि बाकी माँ बाप भी सीखे कि भी हाँ, बच्चे को सपोर्ट करेंगे तभी बच्चा आगे सीखे, और उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें कि भी बच्चा कुछ और करे और करना कुछ और चाहता हो। अगर जैसे अब इसने पेंटिंग की लाइन चुनी है तो हमने इसको पेंटिंग में ही भेजा है। हालांकि इसने नॉन मेडिकल पढ़ा है, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो था उसमें ही था, आर्टिस्ट में, तो फिर हमने इसको BFA का ही करवाया है कोर्स आगे, ताकि आगे चल के अपना नाम रोशन कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके। उन्होंने देश का नाम रोशन करने की बात कही है, और हम चाहते हैं ऐसे पेरेंट्स सबको मिले कि जितना सपोर्ट ये अपने बच्चे को करते हैं, और ये उसी का नतीजा है, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप ही सबसे पहले गुरु होते हैं बच्चे के, और बच्चा अपने माँ बाप की शिक्षा पे, दिखाए हुए रास्ते पे चलता है। जब माँ बाप इतने सपोर्टिव हो तो क्यों नहीं। हमारी भी दुआ है कि आप चंबा ज़िले का नाम पूरा देश में, देश ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी रोशन करें। और आप कुछ और भी करें, आप बोलते कम हैं, लेकिन कहा भी जाता है कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो कम बात करते हैं जी, और उनकी कला बोलती है। तो आने वाले समय पे आपने जो विजन्स देखे हैं, आपके जो गोल्स हैं, एक गोल आता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। जी, क्या आपके मन में है कि कभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया जाए, भारत का नाम लिखा जाए और उसके आगे आपका नाम लिखा जाए? जी बिल्कुल। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो पूरे विश्व में माना जाता है।
चंबा में मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रोशन किया, और यदि मैं पेंटिंग में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज करता हूँ तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी लोक कला के ऊपर आगे कुछ और कार्य करने की। जैसे काफ़ी कार्य आजकल हो भी रहे हैं लोक कला के ऊपर, उसको लुप्त होने से बचाया जा रहा है, पर यदि ऐसा कुछ किया जाए तो उसको और बचाया जा सकता है। और मैं अपनी मिनिएचर पेंटिंग को उसका एक माध्यम बना रहा हूँ, छोटी से छोटी चित्रकला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। तो उस पर अभी मेरा प्रयास जारी है। कितनी छोटी होनी चाहिए पिक्चर वो? मिनिएचर पेंटिंग तो बहुत सारी होती है, छोटी से छोटी भी होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं थोड़ा सा कि वो कितनी छोटी होती है। एक तो मेरे हाथ में है, मुझे लगता नहीं कि मैं शायद ये दिखा भी पाऊँगा पूरी तरीके से। एक बार आप थोड़ा सा दर्शकों को दिखाएंगे? और इससे भी छोटी होती है वो मिनिएचर पेंटिंग? जी, एक्चुअली जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो नैनो लिथोग्राफी टेक्निक से है, जो कि बाल के 1/3 भाग के जितनी है। आप सोच सकते हैं बाल कितना होता है, बाल की मोटाई कितनी होती है, तो उसके 1/3 भाग की जितनी है, जो कि काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही अवार्ड नहीं है उसमें फील्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काफ़ी सारी फील्ड हैं, तो मिनिएचर पेंटिंग की ही एक फील्ड में चूज़ करके उसको अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास करूँगा। तो जैसे आपके गुरु भी रहे विजय सर जी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगला जो पद्म अवार्ड हो वो चंबा से ही जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये तो होता है जैसे अवार्ड जो भी मिलते हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे मिलते हैं। मैं भी चाहूँगा कि मैं जल्द एक्सपीरियंस जब गेन कर सकूँ, मैं उसके योग्य जब बन जाऊँगा तब मुझे अवार्ड अपने आप मिल जाएगा। योग्य आप हैं, और हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो देश और विदेश में बैठे लोग भी हमारे एपिसोड को देख रहे हैं वो इस कला को और मोटिवेट करें, इसे और बढ़ावा दें, और इनका भी साथ साथ मनोबल और बढ़ाएं। क्योंकि जब ये टैलेंट, जो भारत का टैलेंट जब तक आगे नहीं आएगा तब तक भारत का नाम रोशन नहीं होगा। तो हम चाहते हैं हमारे माध्यम से भी जितना हो सके लोग आपको सपोर्ट करें। और ऐसा भी कई बार रहता होगा लोग आपसे पर्सनली मिलने आते होंगे सिर्फ आपकी पेंटिंग्स देखने के लिए? जी, काफ़ी बार होता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं तो उन्हें भी रुचि होती है पेंटिंग में। हर कोई बचपन में एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बाकी जिम्मेदारियों के साथ, पढ़ाई के साथ कला को करना छोड़ देते हैं, और जो उस कला को अपने जीवन भर के लिए वो उस कला के लिए समर्पित हो जाता है, वही एक आर्टिस्ट बन पाता है। बहुत बड़ी बात बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मतलब होश उड़ा देते हैं सभी के, और ये खासियत है इनकी। और ये अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, इन्होंने जैसे बताया एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको साइड रख के ये अपनी रुचि को और बढ़ा रहे हैं, अपनी कला को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और सिटी चैनल हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि जल्द ही हम आपसे मिलें और आपको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर दोबारा रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और आने वाले समय पे भी चंबा के अंदर आपको मान सम्मान से बढ़ावा दिया जाए, आपकी कला को सराहा जाए, और आप चंबा का नाम खूब रोशन करो। शुक्रिया। और हम इनकी जो मदर हैं, मम्मी जी हैं, इनसे भी एक चीज़ हम दुआ करेंगे मैम, आपसे भी और आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए, कि आपके परिवार को मान सम्मान दिया जाए, बेहतर से बेहतर मान सम्मान से नवाजा जाए मैम। थैंक यू सर। सर ये चाहता है कि मैं तो कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ, अगर किसी ने और ने भी अगर सीखना चाहता है तो ये सिखाने को तैयार है, अगर कोई और सीखना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है कि जितने से ज़्यादा कलाकार हों, बच्चे ज़्यादा हों। ये चाहता है कि जैसे मैं उभरा हूँ और बच्चे भी उभरने चाहिए, और उनका भी टैलेंट आगे आना चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट होता है तो वो सिखाएगा और फिर अपने चंबा का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं, आप ये मैसेज हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं कि कोई आपसे अगर सीखने आना चाहता है तो वो आ सकता है। जैसे हर फील्ड में गुरु की बहुत महत्वता होती है। मैं जब नेशनल लेवल तक गया, स्टेट लेवल तक गया, तो मैंने देखा जो बाहर के जो स्टेट्स हैं उसमें इस अपनी चित्रकला को काफ़ी प्रेरणा दी जाती है। उसमें काफ़ी गुरु हैं वहाँ उनके उसमें जो कि उनको सिखाते हैं। लेकिन चंबा में कुछ ही गुरु हैं, एक लिमिटेड गुरु हैं, 2-4 गुरु हैं जो कि कम सिखाते हैं।
और बाहर के जो राज्य हैं उनमें काफ़ी सारे गुरु हैं, जिसकी वजह से वहाँ कला की भी काफ़ी महत्वता है। तो मैं अपने ज़रिए कला की महत्वता को बढ़ाना चाहता हूँ और चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्टिस्ट बन सकें और कला को महत्व दे सकें, ताकि ये कला लुप्त होने से बच जाए। बहुत बहुत बेहतरीन बात कही इन्होंने। और कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी ने आपसे मिलना हो, किसी ने आपसे इस आर्ट को सीखना हो, तो कोई फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कुछ भी अगर आपको कांटेक्ट किया जाए? तो वैसे तो मेरा ऑफिस है यहाँ पे मोहल्ला सपरी गोपी वल्लभ मंदिर के साथ में। आप यहाँ पे आके भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप 8262022786 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इनके जो बताए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और जो एड्रेस है, आप यहाँ आए। अगर आप कला में रुचि रखते हैं, आप इनसे आके सीखें। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी वर्ग का आदमी औरत आके सीख सकता है। यहाँ बात हो रही है ट्रेडिशन बचाने की। कला जो है, कला बची रहे, संस्कृति बची रहे, यहाँ की धरोहर बची रहे और यहाँ का मान सम्मान बढ़ता रहे। तो मैं राहुल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नए दौर के साथ और एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।